हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। बेसिकली लॉ टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3, टेस्ट 4 सीएमए इंटर का सभी डिस्कशन करके अपलोड कर दिया गया है। अब लॉ 5 जो लॉ टेस्ट 5 है ऑनलाइन मॉक टेस्ट, वो आज इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले। बेसिकली चलो देखते हैं फटाफट कि क्वेश्चन किस तरह से ही टेस्ट में और किस तरह से कंसेप्ट को उन्होंने इस टेस्ट में ड्राफ्ट किया है। चलो गाइज, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ गए हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट जो है, कौन सी ऐसी टर्म है जो डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन नहीं होती है बाय लॉ। बाय मर्जर, अगर आप एक कंपनी दूसरे कंपनी को मर्ज कर रही है यानी कि अमलगमेट हो रहा है, तो उस सिचुएशन में ऑपरेशन बाय लॉ होता है। वो भी इंसॉल्वेंटी, लॉ ही डिस्कस करता है कि ये बंदा इंसॉल्वेंट है, वो डेट पे नहीं कर सकता। बाय डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड बाय द अनऑथराइज्ड ऑथेंटिकेशन ऑफ एटम ऑफ रिटन डॉक्यूमेंट, ये भी लॉ ही इसको कंसिडर करता है। लॉ के अकॉर्डिंगली ही ये भी डिस्चार्ज किया जाता है। बट स्टिल बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये पर्टिकुलरली आप खुद ब्रीच कर सकते हो, तो आपका आंसर सी रहेगा। सर आपकी मर्जी, आपको लगा कि काम नहीं करना है, कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं करना है, मत करो। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यानी कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये कंसिडर किया जाता है अगर आप खुद करते हो तो, और लॉ करता है तो ये 3 टर्म्स में यहाँ पर डिफाइन किया जाता है या कंसिडर किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेथड्स ऑफ डिस्चार्ज फ्रॉम लायबिलिटी। इंडोर्समेंट मतलब आप पेमेंट के लिए रेडी हो, प्रॉमिसिंग अगेन पेमेंट के लिए रेडी हो, कैंसिलेशन आप क्या कर रहे हो, कैंसिलेशन कर रहे हो, ये कैंसिलेशन तो कोई टर्म ही नहीं आता है, और बाय रजिस्ट्रेशन आप क्या कर रहे हो, इंडोर्समेंट कर रहे हो। पहली चीज देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ डिस्चार्ज फ्रॉम लायबिलिटी, इंडोर्समेंट, बाय प्रॉमिसिंग, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय कैंसिलेशन। तो इस सिचुएशन में आपका यहाँ पर जो आंसर रहेगा बाय कैंसिलेशन, यानी कि आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो मतलब अल्टीमेटली आप लायबल होने वाले हो उस लायबिलिटी के लिए। सो फाइनली आपका आंसर रहेगा बाय कैंसिलेशन, यानी कि आपने कोई भी एग्रीमेंट या टर्म को कैंसिल कर दिया तो उस सिचुएशन में आपकी कोई भी लायबिलिटी वहाँ पर नहीं रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है गाइस, चलो। अ पार्टनर में कॉन्ट्रीब्यूट टू द एलएलपी। देखो आप पार्टनर बनने वाले हो एलएलपी में, आप एक तो टेंजिबल एसेट लेके आओगे, इंटेंजिबल एसेट लेके आओगे, हाँ या ना। आप मूवेबल एसेट लेके आओगे, इमूवेबल एसेट लेके आओगे, राइट। देन मनी प्रॉमिसरी नोट्स एटीसी ये भी लेके आओगे तो भी चलेगा। तो आप कोई भी कुछ भी लेके आओ, आप पार्टनर बन जाओगे, एनी ऑफ द अबो, ये आपका आंसर रहने वाला है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, 4th नंबर का क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। देखो, gratuity is payable to an employee after he has rendered continuous service for not less than 5 years on his। देखो क्वेश्चन को पढ़ो। ग्रेचुटी इज पेबल टू एन एम्प्लॉय आफ्टर ही हैज रेंडर कंटिन्यूस सर्विस फॉर नॉट लेस देन 5 ईयर्स ऑफ हिज। ट्रांसफर कर रहे हो तो 5 ईयर्स की सर्विस आपकी यहाँ पर कंसीडर नहीं की जाती। डॉटर का मैरिज है तो भी आपकी सर्विस 5 ईयर्स की कंसीडर नहीं की जाती। एम्प्लॉयमेंट है, री एम्प्लॉयमेंट है तो भी आपकी 5 ईयर्स की कंसीडर नहीं की जाती। और एक क्लॉज है, अगर आपकी डेथ हो जाती है और आप यानी कि क्या बोलते हैं सिकनेस वगैरह आता है, तो उस सिचुएशन में ग्रेचुटी आप विद इन 5 ईयर्स क्या कर सकते हो, विड्रॉल कर सकते हो। बट स्टिल जो पॉइंट है रिजिग्नेशन, इस केस में आपकी 5 ईयर्स की कंसीडर की जाती है सर्विस। तो आपका आंसर क्या रहेगा बच्चों, डी। चलो नेक्स्ट सेव करते हैं, इसको नेक्स्ट करते हैं। गाइज आपको समझ में आ रहा है ना डिस्कशन। हु विल नॉट बी कंसिडर एज एन एम्प्लॉय। सो कौन एम्प्लॉय नहीं बन सकता। अरे यार, कोई कैंटीन में वर्क कर रहा है तो कैंटीन वर्कर एम्प्लॉय बन सकता है, कैजुअल वर्कर है तो भी एम्प्लॉय बन सकता है, पार्टनर्स है, पार्ट टाइम एम्प्लॉयज है, पार्ट टाइम एम्प्लॉय भी एम्प्लॉय बन सकता है। बट आप अगर पार्टनर हो ना, अल्टीमेटली आप एम्प्लॉयर हो, तो ये आपका कभी भी एम्प्लॉय नहीं बन सकता। ऑलवेज पार्टनर को ट्रीट किया जाता है एज एम्प्लॉयर ऑफ द कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आया है गाइज, देखते हैं। इंडिविजुअल पेंशन अकाउंट्स में मीन्स एन अकाउंट सब्सक्राइबर एग्जीक्यूटेड बाय कॉन्ट्रैक्ट सेटिंग आउट द टर्म्स कंडीशन अंडर द लॉ।
प्रोविडेंस फंड स्कीम, नेशनल पेंशन स्कीम, सिटीजन वेलफेयर स्कीम, कोई सवाल ही नहीं है। देन मिनिमम वेजेस पेमेंट स्कीम, ये भी कोई ये ही नहीं है। मिनिमम वेजेस एक्ट वेजेस डिसाइड करता है कि अपने पेमेंट कब करना है और वेजेस कैसे ये करना है। प्रोविडेंट फंड एक्ट तो बहुत ओल्ड हो चुका है। हमने जो 2013 में लाया था नेशनल पेंशन सिस्टम, तो वो इसका आंसर रहने वाला है। तो आपका आंसर रहेगा बी। सेव करता हूँ, आगे चलता हूँ। चलो फटाफट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैटेगरीज ऑफ कंपनी? इनएक्टिव कंपनी, कहीं सुना है? इनएक्टिव कंपनी मतलब जो कंपनी एनुअल रिटर्न वगैरह फाइल वगैरह नहीं करती है, बस एक क्या करता है उसको प्रमोटर क्या करता है, इनकॉर्पोरेट करके रख देता है। असिस्ट कंपनी, सुना सुना लग रहा है। डोरमेंट कंपनी मतलब फिर से वही, आप कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हो फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए, आपको पेटेंट वगैरह का इनोवेशन कर रहे हो, तो आपको लगता है कि यार मैं पेटेंट सबको प्रोवाइड कर सकता हूँ, एक टेक्नोलॉजी ग्रुप बेस्ड कंपनी बना सकता हूँ। दैट्स वाई आपने अभी नेम वगैरह को आपने अभी से चूज़ किया है और आप उसके बेसिस पर बिजनेस करने वाले। सो ये फ्यूचर प्लान के लिए डोरमेंट कंपनी बनी। प्रोड्यूसर कंपनी अगेन एग्रीकल्चर पर्पज़ जो भी होते यहाँ पर फार्मर वगैरह होते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है जो बेस होती है एग्रीकल्चर बेस होती है, उसके लिए प्रोड्यूसर कंपनी को ये किया जाता है। यहाँ पर आपका कैटेगरीज की बात करें, नॉट कैटेगरीज ऑफ कंपनी, असिस्ट कंपनी नहीं कंसिडर की जाती है। मैं लॉक करता इसको। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सेक्शन 92, बहुत बार पूछा है, एनुअल रिटर्न का सेक्शन है। क्वेश्चन पढ़ता हूँ। सेक्शन 92 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 रिक्वायर अ कंपनी टू प्रिपेयर एंड फाइल एनुअल रिटर्न इन फॉर्म नंबर MGT 7, MGT 12, MGT 20, INC 23 एंड SS 10। लिख लो MGT 12 जो होता है आपका, MGT 12 जो आप स्क्रूटिनी अपॉइंट करते हो ना, जब आप डीम्ड पोल वगैरह लेते हो तो उस सिचुएशन में स्क्रूटिनी की अपॉइंटमेंट पड़ती है तो आपको MGT 12 यूज़ करते हो। INC 23 आप अगेन वन स्टेट टू अनदर स्टेट, आपको अगर रजिस्टर ऑफिस शिफ्ट करना होता है तो उस सिचुएशन में INC 23 यूज़ करते हो। MGT 7 आपको क्या करना होता है, एनुअल रिटर्न फाइल करने के लिए यूज़ किया जाता है MGT 7। और HS 10 फिर से आप SS 10 ये पर्टिकुलरली आई थिंक बोनस शेयर्स वगैरह के लिए इशू किया जाता है। तो मैं कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करूँगा आपको, तो आपका आंसर रहेगा MGT 7। सो गाइज इसको मैं सेव करता हूँ और नेक्स्ट करता हूँ। साइड में जो भी बोल रहा हूँ वो डिस्कशन लिख के ले लेना ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं जाएंगी। देखो, एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्रॉक्सी शॉल बी डिपॉजिट विद द रजिस्टर ऑफिस ऑफ द कंपनी विद इन बिफोर द कंडक्ट ऑफ मीटिंग। जो भी प्रॉक्सी फॉर्म होते हैं आपके, वो आपके प्रॉक्सी फॉर्म जो भी होते हैं वो आपको विद इन 48 आवर्स में क्या करने होते हैं, एज पर सेक्शन 105 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 उसको डिपॉजिट करना होता है। कब? 48 आवर्स में आपको डिपॉजिट करना होता है जो भी आपके बिहार पर प्रॉक्सी है उसका प्रॉक्सी फॉर्म। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देखो क्या बोल रहे हैं, अ प्रॉपर फाउंडेशन ऑफ इथिक्स रिक्वायर अ स्टैंडर्ड्स ऑफ डैश टू विच ऑल गोल्स एंड एक्शन कैन बी कंपेयर टू वैल्यूज लिविंग लाइफ स्पीच। जो भी होती है रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड्स ऑफ वैल्यूज, ये आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है सामने आपके फटाफट। हाइब्रिड बिटवीन अ कंपनी एंड LLP, क्या बात करते हो सर? ये LLP और कंपनी को कंबाइन करके एक नया ये लाया था, इनोवेशन किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2008 में, उसको बोलते हैं LLP, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। हाइब्रिड है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, देखो गाइस। परपेचुअल सक्सेशन क्या होता है? ये जब कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हो ना तो उसकी डेथ तभी होती है जब वो वाइंडिंग अप होती है। तो देखो, इज एग्जिस्टेंट फ्रॉम द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन टू वाइंडिंग ऑफ, ये रहा आपका आंसर है। चलो नेक्स्ट, इजी है ये तो, 5 मार्क्स आपके हैं। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, देखो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस कब इशू किया जाता है? जब कंपनी पब्लिक इशू करती है तो उस सिचुएशन में रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस इशू किया जाता है। सर ये रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस मतलब लाल लाल पेपर यूज किया जाता है क्या सिक्योरिटी इशू करने के लिए? उसमें ऐसा लाल कलर मार के एकदम शेयर होल्डर को इम्प्रेस किया जाता है, पब्लिक को इम्प्रेस, ऐसा कुछ नहीं होता है। उसमें आपकी जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है
वो नहीं होती है। उससे क्या होता है कि वो बुक बिल्डिंग पर्पज के लिए वो रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस यूज किया जाता है और उसमें कंटेंट मिसिंग होता है। तो वो कंटेंट होता है डज नॉट इंक्लूड कंप्लीट पर्टिकुलर ऑफ द क्वांटम ऑफ प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज। तो इसको बोलते हैं रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस इन द टर्म ऑफ सिक्योरिटी रेगुलेशन एक्ट 1956। नेक्स्ट, रिकरिंग द डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। क्या है ये कौन कर सकता है? दो ही ऑप्शन हमारे पास बचे हैं। नीड फॉर बिजनेस एथिक्स, ये एथिक्स का क्वेश्चन है। इज द पावर ऑफ कंट्रोलिंग अथॉरिटी, इज पावर ऑफ द कंट्रोलिंग अथॉरिटी, दिस इज योर आंसर। तो ये आंसर मैं सेव करता हूं, आगे चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने आ रहा है, स्मूथ फंक्शनिंग। स्मूथ फंक्शनिंग जो है वो नीड फॉर बिजनेस एथिक्स, इसके लिए हमने लाई थी। तो ये आपका आंसर हो गया। चलो नेक्स्ट 15 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं। अब देखते हैं आगे। देखो, द सेलर ऑफ गुड्स इज नॉट बाउंड टू डिलीवरी देम until the buyer apply for the delivery apart from any expenses contract। बिल्कुल सही है। हम काय को सेल में एक्सपेंसेस, सुनो मैं ना आपको ऐसे ना लिख के देता हूँ कि मैं आपके घर तक डिलीवरी करूँगा। सर ना मैं आपको ऐसे करता हूँ ना, पूरा एक्सपेंसेस जो है ना वो पूरे एक्सपेंसेस में पे करूँगा। ऐसा सेलर बोलेगा? सेलर पागल हो गया है? नहीं ना। तो जो भी है, अगर उसको लगता है कि मेरे घर तक डिलीवरी हो जाए, मेरे गोडाउन तक डिलीवरी हो जाए, परचेसर को, बायर को लगता है, तो उस सिचुएशन में उसने उसके एक्सपेंसेस जो भी है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, एम्प्लॉय कॉस्ट जो भी है, वो उसने बियर करना चाहिए। सिंपल फंडा है। तो आंसर इस स्टेटमेंट जो रहेंगी वो ट्रू रहेंगी। क्या? ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो फटाफट। द पार्टनर ऑफ LLP में रिमूव एन ऑडिटर फ्रॉम ऑफिस एट एनी टाइम बाय फॉलोइंग द procedures as laid down in the LLP agreement। देखो, ये जो टर्म कंसेप्ट दिए ना वो एकदम करेक्ट है। तो आपका स्टेटमेंट जो रहेगा वो स्टेटमेंट ट्रू रहेगा। चलो नेक्स्ट, स्टेट द करेक्ट आंसर। द सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस ग्रांटेड बाय द सर्टिफाइड सर्जन shall be valid for a period 12 months। बिल्कुल 24 मंथ्स द डेट ऑफ देयरफॉर। आपका जो भी सर्टिफिकेट मिलता है आपको वो 12 मंथ्स के लिए गारंटेड होता है। तो इसका मतलब ये 24 मंथ्स दिया है। तो ये जो आंसर रहेगा वो फॉल्स रहेगा। चलो नेक्स्ट, कम ऑन। क्वेश्चन नंबर 1CD, ई वोटिंग शॉल बी रिमेन ओपन फॉर नॉट लेस देन 3 days एंड शॉल क्लोज एट 5 PM on the date of preceding the date of general meeting। सर ये क्या बात कर रहा है? आपका एक सेक्शन होता है, सेक्शन 108, जहाँ पर ई वोटिंग के प्रोविजन है। ई वोटिंग कब एप्लीकेबल होती है? सुन लो मेरी बात। ई वोटिंग एप्लीकेबल होती है जब आपकी कंपनी लिस्टेड है उस केस में, और दूसरी केस जब आपकी कंपनी में 1000 तक मेंबर है, तो उस सिचुएशन में आपको क्या ई वोटिंग आप ले सकते हैं। अब ई वोटिंग लेना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? ई वोटिंग के लिए मीटिंग वगैरह की नोटिस वगैरह शेयर करनी होगी, उसमें प्रॉपर बोलना होगा कि ये जो मीटिंग है भाइयों और बहनों, ये मीटिंग ई वोटिंग है। तो उसके अकॉर्डिंगली ई वोटिंग के लिए टाइम दिया जाता है 3 hours, 3 days, और 3 days में आपको बिजनेस आवर में 10 to 5 में आपको क्या करना होता है, जो भी आपका वोट है वो वोट विदिन 3 days में सबमिट करना होता है। कंसेप्ट समझी, कंटेंट समझा, स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आया। द टर्म्स एथिक्स डिराइव्ड फ्रॉम फ्रेंच वर्ड। क्या बात करते हो? एथोस विच मीन्स कैरेक्टर्स। कहाँ से आया भाई ये फ्रेंच वर्ड्स? लैटिन वर्ड था ना। तो ये स्टेटमेंट गलत है। स्टेटमेंट इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। रेमिशन मीन्स lesser performance that what is actually due under the contract. Remission means dash of lesser performance what is exactly due under the contract. Not acceptance, review, endorse और acceptance। इसका आंसर रहेगा आपका acceptance। ओके
Then promissory notes or bill of exchange in which no time for payment is specified and a check are payable on क्या promissory notes or bill of exchange in which no time for payments is specified and a check are payable on demand, request, produce on due date. अरे भाई क्या बात है, तो ये समझो थोड़ा सा. प्रॉमिसरी नोट्स में क्या दिया है, नो टाइम पेमेंट इज स्पेसिफाइड. नो टाइम पेमेंट का स्पेसिफाइड कोई भी टाइम नहीं, मतलब ड्यू डेट पर आएगा क्या, नहीं. रिक्वेस्ट पर आएगा क्या, नहीं. प्रोड्यूस करना पड़ेगा क्या, नहीं. तो आप जब डिमांड करोगे ना उसका, तब आपको पेमेंट करना पड़ेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, जब टाइम मेंशन नहीं होता है तब. वेयर पर्सन प्रोवाइड लेबर और सर्विस टू अनदर्स फॉर रेम्यूनरेशन which is less than the minimum wages, such labor is called. कौन से लेबर को, अनसेटिस्फाइड लेबर कोई सुना ही नहीं मैंने, लॉ में नहीं वो वर्ड. कॉन्ट्रैक्ट लेबर है, माइनर लेबर है और फोर्स लेबर है. जो आपका लेबर का डेफिनेशन होता है ना, तो इसमें फोर्स लेबर ये मिनिमम वेजेस एक्ट में कवर नहीं होता है. तो दैट्स वाई ये जो आंसर रहेगा आपका ये रहेगा डी. एक बार पढ़ लेता हूँ फिर भी. वेयर पर्सन provide labor or service to another for remuneration which is less than the minimum wages, such labor is called as. मिनिमम वेजेस में अगर आते हो कॉन्ट्रैक्ट लेबर, माइनर लेबर, तो आपको अल्टीमेटली राइट मिलता है वेजेस का, बट स्टिल इस एक्ट के अकॉर्डिंग. बट लेबर, फोर्स लेबर जो होते वो नॉट कवर्ड होते. तो दैट्स वाई यहाँ पर आपका आंसर डी रहेगा. ये फोर्स लेबर मतलब जो सिक्योरिटी फोर्स वगैरह होती है ना, उनके लिए ये वर्ड यूज किया. द मनी इज रिसीव्ड एंड एप्लीकेशन शॉल बी केप्ट इन अ सेपरेट बैंक अकाउंट इन ओ डैश बैंक. प्राइवेट बैंक कब से आने लगी, नॉन शेड्यूल बैंक कब से है, और एनी ऑफ द अबव. जो भी आपको एप्लीकेशन मिलता है, पैसा मिलता है, जब आप शेयर्स को इशू करते हो तो उस सिचुएशन में जो पैसा मिल रहा है आपको, वो सेपरेट बैंक अकाउंट में रखना पड़ता है. वो सेपरेट बैंक अकाउंट को बोलते हैं शेड्यूल बैंक. कौन सा, शेड्यूल बैंक. एक बार बोलो, शेड्यूल बैंक. नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने. ओके, कुछ तो प्रॉब्लम हो गया है. आ गया क्या शेड्यूल बैंक. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आया. 7 प्रिंसिपल ऑफ वेयर सेट बाय लॉर्ड नियोन इन 1995. किसके लिए सेट किए थे, इसको कुछ काम नहीं था क्या लॉर्ड नियोन को. ये जो सेट किए थे उसने, ये पब्लिक लाइफ के लिए सेट किए थे 7 प्रिंसिपल. सो आंसर ए रहेगा. लॉर्ड नॉलन है वो. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द पिटिशन of minor agreement and effect thereof. Which of the following statement is are correct regarding the position of minor agreement and effect thereof. देखो पहली चीज समझो, an agreement with a minor is void ab initio. बिल्कुल सही है. जो भी void होती है, ab initio होती है. The law estoppels does not against the minor. बिल्कुल सही है. law of estoppels does not against the minor. Then doctrine of restitution does not apply against the minors. Only ये जो भी पर्सन होते हैं, अब माइनर 18 ईयर्स वाले जो कॉन्ट्रैक्ट के लिए एलिजिबल होते हैं, उन पर अप्लीकेबल होता है डॉक्ट्रिन ऑफ रिस्टिट्यूशन. एंड द लास्ट एंड फाइनल आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. सो ये सारे टर्म्स हैं माइनर्स पर एप्लीकेबल नहीं होते. तो आंसर सेव करके आगे लेके जाता हूँ ऐसा बोला मैंने. A agreed to become an assistant for 5 years to B, who was doctor practicing at Chennai. At was also agreed that during the term of agreement, A will not practice on own account in Chennai. At the end of a year, A left the assistantship of B and began to practice on his own account. Referring to the provision of Indian Contract Act 1872, choose the correct alternative from the following. Any agreement through which a person is
रिस्ट्रेन फ्रॉम एक्सरसाइज अ लॉफुल प्रोफेशन और ट्रेड बिजनेस इज वॉइड। बिल्कुल सही है, जो भी है ये वॉइड एग्रीमेंट कंसिडर किए जाते हैं। रजिस्ट्रेशन आप पर लगाया जा रहा है तो ये वॉइड एग्रीमेंट होती है। एंड एग्रीमेंट सर्विस बाय अ पर्सन बाइंड हिमसेल्फ ड्यूरिंग द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट नॉट टेकन सर्विस with anyone else directly or indirectly to promote any business directly competition with that of his employee is not an restraint of trade। तो ये जो भी है, आप अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो और उसको छोड़कर आप दूसरे ऑर्गेनाइजेशन का साथ देते हो, इसका मतलब आप कंपटीशन क्रिएट कर रहे हो, तो ये भी आंसर करेक्ट है। देन कैन नॉट बी रिस्ट्रेन्ड बाय एन इंजेक्शन फ्रॉम डूइंग सो ऑल ऑफ दी अबव, ये जो ऑप्शन है ये करेक्ट है, क्योंकि ऐसी कोई भी एक्टिविटीज़ आप नहीं कर सकते, ऐसे आप कोई भी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं तो ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कंसिडर किया जाएगा, ये अपने ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने। अमित टेल्स भरत द presence of Chetan that Amit is agent of Chetan. Chetan maintains silent instead of denying it. Okay. Later, if Amit sells Chetan goods to Bharat, Chetan cannot dispute Bharat titles to the goods. This is example. Sales by official recover बिल्कुल नहीं है। सेल्स बाय फाइंडर्स ऑफ गुड्स बिल्कुल नहीं है। सेल्स बाय स्टेबल्स, ये आंसर रहेगा आपका सेल्स ऑफ स्टेबल्स। इसका मैं सेपरेट डिस्कशन आपको प्रोवाइड करूंगा 3 से 4 मिनट में, यानी कि सेपरेट वीडियो में 3 से 4 मिनट का। ओके। कैश इज विड्रॉल बाय अ कस्टमर ऑन अ बैंक फ्रॉम द ऑटोमेटिक टेलर मशीन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ये जो एग्जाम्पल होते हैं ऐसे, ये एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते या वॉइड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते या इलीगल नहीं होते, ये ट्रांजिट कॉन्ट्रैक्ट होते, तो आपने ये ध्यान में रखना। ओके, देन व्हाट डू वी अंडरस्टैंड द कन्वेक्ट एम्प्टर अंडर द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। आपने क्या अंडरस्टैंड किया कन्वेक्ट एम्प्टर के बेस पर? तो यहाँ पर हमें ये समझ में आता है, लेट द बायर बिहेवियर। जब भी हम बात करते हैं कन्वेक्ट एम्प्टर की, तो हमें बायर का बिहेवियर कैसा होना चाहिए उसका ज्ञान मिलता है। ओके, नेक्स्ट। चलो, ज्ञान तो बहुत मिल रहा है। What is the exception of convect emptor under the sales of goods act? कौन सा एक्सेप्शन है भाई? फिटनेस फॉर बायर पर्पस, ओके गुड, ये भी एक्सेप्शन है। सेल्स अंडर अ पेटेंट और ट्रेडमार्क ने, बिल्कुल ये भी एक्सेप्शन है। कंसेप्ट बाय फ्रॉड, ये भी एक्सेप्शन है। इसका मतलब सर सारे एक्सेप्शन है, यहाँ सारे औलाद दिया बहुत सेव कर दो, नेक्स्ट कर दो। If you contract to sales peers, you can not next time पर दो। If you contract of sales bills, you cannot oblige a party to have pens that statement apply to implied condition as to the description of goods, implied condition fitness for particulars purpose, then implied condition as titles, then implied condition as to sample। जो इसका आंसर रहेगा an implied condition as to be description of goods। this one is your answer। next question, which of the following not unpaid seller right against the goods? right of retention बिल्कुल है। राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट बिल्कुल है। देन राइट ऑफ स्पीकिंग क्लेम फॉर डैमेज बिल्कुल है, सीकिंग क्लेम फ्रॉम डैमेज, एंड राइट ऑफ रीसेल ये भी है। सो आपका आंसर रहेगा टी। सेव नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द डिडक्शन दैट कैन नॉट बी मेड फ्रॉम वेजेस अंडर पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट? फाइन्स, deduction of cess from duty, then deduction for damage
or loss of goods expressly entrusted to the employee person for loss of money for which is required to account where such damage or loss is directly attributable to his neglect or damage। तो इसका आंसर जो रहेगा, ये आंसर रहेगा ऑल ऑफ दी अबव। ये किसी भी तरह से आप क्या कर सकते हो, कैन नॉट बीन मेड। आप जब भी ऐसे पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट देखोगे तो आप इस तरह से डिडक्शन ले सकते हो, अगर वो एक्ट, कोई भी एक्ट वो प्रॉपर वे में नहीं कर रहा है तो उस सिचुएशन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट relating to the withdrawal from the member national pension funds account when the members below the age of 60 years has continued in this fund for more than 10 years। Minimum 80% pension wealth to be unlisted for purchasing a life annuity from the employed as possible as then remaining 20% after utilizing the 80% pension wealth purchasing life annuity from the employed as possible as of the pension wealth can be withdrawn as a lump sum। दोनों भी कंडीशन सेम है। पेंशन वेल्थ इक्वल टू और लेस देन 75,000 इंटायर अमाउंट विल बी पेड एज ए लम्प सम और ऑल ऑफ द अबव। ये ऑप्शन आपका गलत है, यहाँ पर 80,000 होना चाहिए था, सो ये ऑप्शन गलत है। इसको करता हूँ मैं सेव और नेक्स्ट। देन एज पर कंपनीज एक्ट 2013 company cannot buy back shares or other specified security directly or indirectly through subsidy company including his own subsidy, then through investment or group of investment company, then company has defaulted in filing annual return section 92, declaration dividend section 123, punishment for failure to distribute dividend section 127 एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेक्शन 129। सो गाइज आपका आंसर जो रहेगा वो ऑल ऑफ दी अबव रहेगा। इसको मैं करता हूँ सेव एंड नेक्स्ट। नेक्स्ट, विड्रॉल फ्रॉम पीएफ मे बी अलाउड फॉर मैरिज ऑफ डॉटर ऑफ एम्प्लॉयर, देन पोस्ट मेरिकुलेशन एजुकेशन, यहाँ पर मेरिट एजुकेशन में होना चाहिए था, एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन, देन फॉर परचेस ऑफ ड्राइंग प्लेस एंड लास्ट वन इज फॉर इलनेस ऑफ सर्टेन। विड्रॉल फ्रॉम पीएफ मे बी अलाउड फॉर परचेस ऑफ ड्राइंग प्लेस, इसके लिए आपको ड्राइंग प्लेस के लिए आपको अलाउ किया जाता है, ये आपने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपका, आउट ऑफ 7 प्रिंसिपल public life, the principle of objectivity means holders of public life should take decisions solely in terms of public interest। Then next, in carry out public business including making public appointment, holder of public office should make choice on merits। Then holder of public office are accountable for their decision and action of the public। Then holder of public should be as open as possible about all the decision and action that they take। This one is your answer B, in carrying public business including making public appointments, holder of public office should make choice of on merits। so ये आंसर है आपका करेक्ट। Then an annual return of an OPC shall be signed by the company secretary where there is no company secretary, by senior executive of the company, no, auditor of the company, no, director of the company, possibility है, advocate of the company, no। Answer is C। Next,
which one cannot be transited through postal ballot. Appointment of auditor, election of director, buyback of shares, and change in place of registration office outside the local limit of any city, town, village. आपका आंसर रहेगा बच्चों ए, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर. चलो नेक्स्ट. The Employee State Insurance Corporation is Hindu and divided family है, लोकल अथॉरिटी है, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है या बॉडी कॉर्पोरेट. दिस इज अ बॉडी कॉर्पोरेट. ऑल आंसर आर कंप्लीटेड. ओके, सो यहां पर होता है हमारा टेस्ट कंप्लीट. मैं करता हूं इसको सबमिट. गाइज कुछ भी डाउट रहे आप मुझे पूछ सकते हो कमेंट बॉक्स में. आपको अगर लगता है कि लॉ के रिवीजन आपके नहीं हुए और आपको लॉ की और प्रैक्टिस करनी है, सो आप क्या कर सकते हो, मैंने जो लॉ की नोट्स दी है उसको आप रेफ़र कर सकते हो, उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो और आप क्या कर सकते हो, लॉ में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हो. देखो गाइज, मैं यहाँ पर आपको इमीडिएटली दिखाने वाला हूँ कि आप हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे वो कितने मार्क हमें मिले हैं और कितने मार्क यहाँ पर हमारे गलत है. सो गाइज, अभी हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे इसका आंसर आ गया है. अब 98% हमारे आंसर करेक्ट है. देखते हैं कौन सा क्वेश्चन हमारा गलत है, अभी के अभी वो सॉल्व करते हैं. पहला क्वेश्चन ये था, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन लॉ. ये मैंने बोला था ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये सही है. देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड ऑफ डिस्चार्ज फ्रॉम लायबिलिटी बाय कैंसिलेशन, ये भी सही है. देन पार्टनर में भी कॉन्ट्रीब्यूट टू LLP एनी वन ऑफ द अबव, ये भी है. ये रेजिग्नेशन के टाइम मिनिमम 5 इयर्स की सर्विस रिक्वायर्ड है. पार्टनर्स एम्प्लॉय नहीं कंसिडर किया जाता है. देन नेक्स्ट, नेशनल पेंशन सिस्टम बोला था मैंने, असिस्ट कंपनी बोला था कि ये नॉट कैटेगरी ऑफ कंपनी होती है. एनुअल रिटर्न आपके जाते हैं MGT 7 में, उसके लिए बोला था. प्रॉक्सी फॉर्म आपको डिपॉजिट करता है 48 आवर्स में. देन इथिक्स रिक्वायर स्टैंडर्ड्स ऑफ वैल्यूज. जब भी आप इथिक्स की बात करते हो, हाइब्रिड LLP ये एक हाइब्रिड होता है. देन परपेचुअल सक्सेशन, एग्जिस्टेंस फ्रॉम टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन टू वाइंडिंग अप, ये एक होता है. नेक्स्ट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड देखो, रिक्वायरिंग द डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट, यहाँ कंट्रोलिंग अथॉरिटी का काम होता है. स्मूथ फंक्शनिंग, नीड फॉर बिजनेस इथिक्स. देन रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, जिसमें मैंने बोला था कि डज नॉट इंक्लूड कंप्लीट पर्टिकुलर ऑफ क्वांटम और प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज, ये भी आंसर करेक्ट है. द सेलर ऑफ गुड्स इज नॉट बाउंड टू डिलीवर until the buyer apply for delivery apart from the express contract. मैंने बोला था ये स्टेटमेंट ट्रू क्यों है, क्योंकि भैया आप परचेस कर रहे हो तो आपका काम है उस गुड्स को कहाँ पे लेके जाना, सेलर का काम है बेचना, तो इसलिए स्टेटमेंट ट्रू है. देन LLP रिमूवल ऑडिटर, ऑडिटर जो भी है LLP का फ्रॉम ऑफिस एट एनी टाइम फॉलोइंग प्रोसीजर्स लेड डाउन इन द LLP एग्रीमेंट, ये बिल्कुल सही है. Certificate of fitness granted by the certifying surgeon shall be valid for a period 24 months from the date thereof. Statement false है. The e-voting shall remain open not less than 3 days and shall close at 5 PM on the date proceeding the general meeting. Statement true है. Section 108. Then the ethics derived from Latin word है, French word दिया था इसलिए false है. नेक्स्ट, चूज द अप्रोप्रिएट आंसर बोला था. रिमिशन मीन्स एक्सेप्टेंस बोला था मैंने. प्रॉमिसरी नोट्स, जब भी ऐसी कोई होती है जहाँ पर टाइम मेंशन नहीं होता है तो डिमांड पर आपको पेमेंट करना पड़ता है. जो भी लेबर यहाँ पर कवर नहीं होता है, रिम्यूनरेशन लेस देन मिलता है, उसको फोर्स लेबर बोलते हैं. देन शेड्यूल बैंक में आपको डिपॉजिट करना होता है जो भी पैसा मिलता है आप अगर सिक्योरिटी इशू करते हो तो. देन यहाँ पर अगेन एक क्वेश्चन, 7 प्रिंसिपल ऑफ लाइफ जो है लॉर्ड नियॉन ने पब्लिक लाइफ के लिए बनाए थे. देन करेक्ट आंसर यहाँ पर हमें बताना है. विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट रिगार्डिंग द माइनर एग्रीमेंट, जो भी ऑप्शन थे वो सभी करेक्ट है. यहाँ पर अगेन ये जो 5 इयर्स का जो भी है ये रिस्टेन के लिए था, सेक्शन 27 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तो ये भी ऑप्शन हमारा ऑल ऑफ दी अबव है.
यहाँ पर अगेन बाय स्टेबल सेल्स, इसके लिए ये क्वेश्चन पूछा गया था। देन ट्रांजिट जो भी एटीएम से कैश विड्रॉल करते हैं वो ट्रांजिट कहा जाता है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड कॉन्वेक्ट इम्पेयर सेल्स ऑफ 1930, लेट द बायर बिहेवियर, बायर का बिहेवियर कैसा होता है। कॉन्वेक्ट इम्पोर्टर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, ऑल ऑफ द अबव है। देन इफ कॉन्ट्रैक्ट टू सेल्स applies, you cannot obey the parties to have been the statement applied to implied condition as description of goods, ये आंसर हमारा करेक्ट है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अनपेड सेलर राइट ट्रांसफर, सीकिंग क्लेम फॉर डैमेज, ये आंसर मैंने सेलेक्ट नहीं किया था, ये आंसर था उसका। बट स्टिल गाइज हमारा यहाँ पर एक क्वेश्चन रॉन्ग है, बाकी यहाँ पर हम देखते हैं कि अगेन कितने क्वेश्चन रॉन्ग है। और एक क्वेश्चन, कैन बी मेड वेजेस अंडर वेजेस एक्ट, ऑल ऑफ दी वो डिडक्शन के लिए क्वेश्चन था। उसके बाद फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिलेटिंग टू विड्रॉल, जो भी हम पेंशन फंड से विड्रॉल करना चाहते उसके लिए इफ पेंशन वेल्थ इज इक्वल लेस दैन 75 इंटर अमाउंट विल बी पेड एज ए लमसम, ऐसा कोई प्रोविजन ही नहीं है, तो ये आंसर था। देन कंपनीज बायबैक कब कर नहीं सकते, क्योंकि इन्वेस्टमेंट कंपनी उसकी है, होल्डिंग सब्सिडी कोई उसकी है और पास्ट में कोई डिफ़ॉल्ट है, तो उस सिचुएशन में सेक्शन 68 के अकॉर्डिंगली वो बायबैक नहीं कर सकते। देन विड्रॉल फ्रॉम पीएफ मे बी अलाउड फॉर परचेस ड्राइंग प्लेस, जो भी आपको परचेस करना है उसके लिए आप क्या कर सकते हो, इसका अमाउंट विड्रॉल कर सकते हो। आउट ऑफ 7 प्रिंसिपल ऑफ लाइफ द प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्टिव मीन्स, यहाँ पर जो भी ऑब्जेक्टिविटी मीन्स होता है, इन कैरी आउट पब्लिक बिजनेस इंक्लूडिंग मेकिंग पब्लिक अपॉइंटमेंट, होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस शुड मेक चॉइस ऑन मेरिट, ये आपका आंसर रहेगा। जो भी एनुअल रिटर्न होते हैं ओपीसी की वो डायरेक्टर फाइल करता है, इफ कंपनी सेक्रेटरी अवेलेबल नहीं है तो विच कैन नॉट बी ट्रांजेक्ट थ्रू पोस्टल बैलेट, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर कभी भी पोस्टल बैलेट से नहीं की जाती है। और एम्प्लॉई स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, ये जो है ये बॉडी कॉरपोरेट है। तो गाइज हमारा 100 में से जो भी हमने अभी क्वेश्चन सॉल्व किए थे, आउट ऑफ 100 में से हमारा स्कोर जो हो रहा है वो स्कोर हम देख लेते हैं कितना हो रहा है। हमारा आई थिंक 98% स्कोर आ रहा है, एक बार रिजल्ट में देख लेते हैं। चलो इसको बैक करते हैं, रिजल्ट में देख लेते हैं कि हमने कितना स्कोर किया है और हम यहाँ पर जो डिस्कशन है वो ख़त्म कर दें। सो गाइज ये हुआ हमारा टेस्ट 5 का डिस्कशन। आपको कुछ कन्फ्यूजन है इसमें तो मुझे व्हाट्सएप पर क्या कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, और जो भी क्वेरीज है डिस्कस कर सकते हो। स्टडी करते रहना और एंजॉय करना। चलो बाय बाय।